गुड मॉर्निंग दोस्तों और विद्यार्थियों। कल अपन ने चर्चा की पार्ट 2 अपन ने कर लिए, जिसमें हमने चर्चाएं कर ली हैं मांग किसको कहते हैं, मांग को प्रभावित करने वाले चर कौन से हैं, मांग फलन क्या है और व्यक्तिगत मांग अनुसूची, व्यक्तिगत मांग वक्र, बाजार मांग अनुसूची और बाजार मांग वक्र की अपन ने चर्चा कर ली। अभी चर्चा हम करते हैं कि मांग फलन के बाद हम देखें कि यहाँ पे मोटे रूप से वस्तु की मांग और उसकी कीमत की चर्चा हमने की। वस्तु की मांग व वस्तु की कीमत। यहाँ पे अपन ने को ध्यान में रखना है कि मांग के साथ जब हम कीमत का संबंध देखते हैं तो कल हमने मांग फलन के साथ भी ये चर्चा की थी कि मांगी जाने वाली मात्रा व कीमत में विपरीत संबंध पाया जाता है। यहाँ पे विद्यार्थियों ये ध्यान रखना है कि विपरीत संबंध का अर्थ है कि यदि प्राइसों में कोई भी चेंजेज आए, अर्थात कीमतें हैं वो बढ़ जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में क्वांटिटी है वो कम होगी। यदि कीमतें घट जाती हैं तो क्वांटिटी बढ़ेगी। किंतु इस अवस्था को ध्यान में रखने के लिए यह भी आवश्यक है कि ऐसा होगा, किंतु ये होगा उस समय जब अन्य बातें स्थिर रहेंगी, क्योंकि हम इस मॉडल के अंदर केवल और केवल प्राइस का प्रभाव या कीमतों का प्रभाव ही मांग मात्रा पर देख रहे हैं। यदि इनके अलावा अन्य चरों के अंदर भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है तो ऐसी स्थिति के अंदर मांग पर प्रभाव पड़ सकता है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल बात करूं कि किसी वस्तु की कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात कीमत क्या हो गई, कांस्टेंट रह जाएगी। अब कीमत कांस्टेंट रह गई किंतु उपभोक्ता की आय है वो बढ़ जाती है, या उसकी रुचि या फैशन में परिवर्तन आ सकता है, संबंधित वस्तुओं की कीमतों पे प्रभाव हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में यदि आय बढ़ रही है तो स्वाभाविक सी बात है सामान्य वस्तुओं की डिमांड है वो स्वतः ही बढ़ जाएगी। इसलिए हम ये कहेंगे कि मॉडल के अंदर हम केवल मांग की जो चर्चा है वो डायरेक्ट रूप से कीमत के साथ करते हैं। इसलिए कीमत का प्रभाव यदि हम मांग मात्रा पे देखते हैं तो उन बाकी सभी चरों को क्या मान के चलते हैं, स्थिर मान के चलते हैं। इसी के कुछ प्रकारों की अपन चर्चा करते हैं, जिसके अंदर कीमत के अलावा या वस्तुओं की प्रकृति के अकॉर्डिंग यदि किसी प्रकार का कोई चेंजेस आता है तो उस स्थिति के अंदर मांग वक्र पे क्या प्रभाव होगा और या मांग वक्र की जो आकृति है वो किस प्रकार की होगी। मांग वक्र का कीमत के साथ जब हमने संबंध देखा तो उस अवस्था के अंदर x अक्ष पे अपन ने मांग मात्रा ली और y अक्ष पे कीमत। क्योंकि मांग व कीमत के बीच विपरीत संबंध था और इस विपरीत संबंध की वजह से मांग वक्र था वो ऋणात्मक ढाल वाला था। ये ऋणात्मक श्लोक इसलिए था कि यदि कीमतें ओपी हैं तो उस अवस्था के अंदर उपभोक्ता है वो ओपी मात्रा प्राप्त करता है, जबकि कीमतें घटकर यदि ओपी 1 हो जाती है तो ऐसी स्थिति में क्वांटिटी की मात्रा है वो बढ़कर OQ
1 हो जाएगी, अर्थात कीमतें घटी तो मात्रा है वो बढ़ी। किंतु कल हमने चर्चाएं की कि संबंधित वस्तुओं की कीमतें हैं वो भी मांग पर प्रभाव डालती हैं। तो यदि संबंधित वस्तुओं की जो प्रकृति थी उसको हमने दो प्रकार से देखा। नंबर 1 पूरक वस्तु। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि पूरक वस्तुएं होती हैं तो ऐसी स्थिति में पूरक वस्तुओं पर मांग का जो उनकी कीमतें हैं उन कीमतों में बदलाव का उन वस्तुओं की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। पूरक वस्तुओं में किन्हीं दो वस्तुओं की बात करते हैं जिसके अंदर जैसे चाय और चीनी दो पूरक वस्तुएं हैं, क्योंकि चाय है उसका निर्माण अपन शक्कर या चीनी के बगैर नहीं करते हैं। यानी कि ये दोनों चीजें साथ साथ यूज करने वाली हैं, जो कि पीछे वाले अध्याय में मैं ये वीडियो में आपको ये बता चुका हूं कि पूरक वस्तुएं क्या होती हैं। फिर से मैं एक बार प्रकाश डाल देता हूं कि पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग हम एक साथ करते हैं या साथ साथ उनका प्रयोग किया जाता है। किसी एक वस्तु के अभाव के कारण दूसरी वस्तु का प्रयोग कर पाना अपने लिए संभव नहीं होता है। अब यहाँ पर देखें किसी एक वस्तु की कीमत, मान लीजिए कि प्राइस अपन ले रहे हैं, इसको मैं अक्ष वस्तु मान रहा हूं और शक्कर को वाई वस्तु। अब अक्ष वस्तु की कीमत का प्रभाव हम देखें कि शक्कर की जो डिमांड है उस पर क्या होगा। मान लीजिए जब हम इसका रेखा चित्र बनाएं तो अक्ष अक्ष में हम लेंगे अक्ष वस्तु की मांग, सॉरी अपन ने वाई वस्तु लिया है तो वाई वस्तु की मांग, और वाई अक्ष पे अपन लेंगे अक्ष वस्तु की कीमत। अब यदि मान लो कि इसकी कीमत बढ़ती है, अक्ष वस्तु की कीमत में क्या हो जाएगा, बदलाव हो जाए। तो मांग के नियम के अकॉर्डिंग या मांग की परिभाषा के अकॉर्डिंग या मांग के साथ कीमत के संबंध के अकॉर्डिंग यदि देखें तो स्वाभाविक सी बात है कि इसकी क्वांटिटी है वो कम हो जाए। यहां विद्यार्थी ये ध्यान रखें कि यदि चाय की कीमतें बढ़ने के कारण चाय की मात्रा यदि कम होती है तो इसका मतलब चाय बनाना लोग कम करेंगे, और यदि चाय बनाना कम करेंगे तो ऐसी स्थिति में शक्कर की आवश्यकता स्वतः ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अर्थात पूरक वस्तुओं की स्थिति में किसी एक वस्तु की यदि कीमत बढ़ती है तो दूसरे वस्तु की डिमांड है वो घटेगी। अर्थात पूरक वस्तुओं की स्थिति के अंदर भी मांग वक्र है वो ऋणात्मक ढाल का ही होता है, क्योंकि यहां पर यदि कीमतें पी अक्ष है, क्वांटिटी ओ क्यू है, ये यदि बढ़ जाती है और पी अक्ष 1 हो जाती है तो ऐसी स्थिति में अक्ष वाई वस्तु है उसकी क्वांटिटी पहले की अपेक्षा घटकर ओ क्यू वाई 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि पूरक वस्तु की स्थिति के अंदर जब हम किसी एक वस्तु की कीमत का दूसरी वस्तु की मांग पर प्रभाव देखते हैं तो ऐसी स्थिति में जो वक्र बनता है वो ऋणात्मक ढाल का होगा, और ऋणात्मक ढाल का वो इसलिए होता है क्योंकि पूरक वस्तुएं दोनों साथ साथ योग की जाती हैं, और यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु की मांग है वो कम होगी, और उस वस्तु की मांग कम होने की वजह से क्योंकि उसका यूज कम होगा और यूज कम होगा तो दूसरी वस्तु का यूज है वो स्वतः ही कम हो जाता है। नंबर 2 की बात करते हैं अपन वस्तुओं के अंदर ही दूसरी वस्तुओं की अपन ने चर्चा की थी स्थानापन्न वस्तु। स्थानापन्न वस्तुओं की परिभाषा के अंदर मैंने बताया कि स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग एक ही जगह दूसरे के रूप में आसानी से किया जा सकता है। जैसे हमने एग्जाम्पल भी लिए थे शक्कर या चीनी और गुड़ का, चाय और कॉफी। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल स्वरूप ले रहा हूं चाय और कॉफी। चाय और कॉफी दो वस्तुएं हैं स्थानापन्न, अर्थात
किसी व्यक्ति को यदि चाय उपलब्ध नहीं होती तो वो चाय की जगह क्या कर सकता है, कॉफी का यूज कर सकता है, और कॉफी नहीं मिले तो उसकी जगह वो चाय का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु को आसानी से प्रयोग में ला सकता है। अब ये बात अलग है कि ये पूर्ण स्थानापन्न होंगी या नहीं होंगी, वो उपभोक्ता की प्रकृति पे निर्भर करता है। सामान्य स्थिति में कोई भी वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती हैं, सारी की सारी वस्तुएं केवल एक अल्टरनेट के रूप में यूज करते हैं, लेकिन अपन यहाँ पे स्थानापन्न के रूप में ही इनको मान के चलते हैं। अब यहाँ पे हम चर्चा करते हैं, चाय को हम अक्ष वस्तु लेते हैं और कॉफी को अपन वाई वस्तु के रूप में। मान लीजिए कि चाय है, उसकी कीमत px है, वो बढ़ रही है, तो स्वाभाविक सी है बात होगी कि चाय की यदि प्राइसें बढ़ेंगी तो चाय की मांग है वो क्या हो जाएगी, कम होती है। यदि ऐसा हुआ अर्थात लोगों ने चाय पीना कम किया है, किस लिए, प्राइसें बढ़ी, किंतु कॉफी की कीमतों पे किसी प्रकार का कोई प्रभाव हुआ नहीं है, तो तुलनात्मक रूप से हम देखें तो चाय की अपेक्षा कॉफी क्या हो जाती है, सस्ती हो जाती है। सस्ती हो जाती है तो ऐसी स्थिति के अंदर जो लोग चाय पी रहे थे, जो कि अब इसलिए नहीं पी रहे कि चाय की कीमतें बढ़ी हैं, तो वो तुलनात्मक रूप से कॉफी सस्ती होने की वजह से वो लोग हैं वो कॉफी की मांग को बढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार इसका विपरीत भी होगा कि यदि px घट जाएगी तो ऐसी स्थिति में इसकी मात्रा बढ़ेगी। मात्रा बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे, जो कॉफी पी रहे थे उस कॉफी की प्राइस की तुलनात्मक रूप से चाय की जो प्राइस है वो कम हो गई है, तो ऐसी स्थिति में चाय की वो क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो इधर कॉफी की क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसा हमने देखा कि पूरक वस्तु की स्थिति के अंदर संबंधित वस्तु की कीमत और दूसरी वस्तु की मात्रा के बीच में विपरीत संबंध था, उसी प्रकार यहाँ पे जो स्थानापन्न वस्तुएं हैं, तो स्थानापन्न वस्तुओं में एक वस्तु की कीमत का दूसरी वस्तु की मात्रा के साथ सीधा संबंध होता है, जिसके कारण बनने वाला जो वक्र होगा, अक्ष में अपन y वस्तु की मात्रा ले रहे हैं, y अक्ष पे अपन अक्ष वस्तु की कीमत ले रहे हैं। यदि अक्ष वस्तु की कीमत बढ़ती है तो ऐसी स्थिति में y वस्तु की मात्रा बढ़ती है, अक्ष वस्तु की कीमत घटती है तो y वस्तु की मात्रा घटती है। तो इस कारण से यहाँ पे जो डिमांड वक्र है वो धनात्मक ढाल का बनता है, अर्थात दोनों वस्तुओं की एक ही कीमत और दूसरे की मात्रा के बीच में सीधा और प्रत्यक्ष संबंध पाया जाए। जैसा कि अपने ग्राफ से भी अपन प्रदर्शित कर रहे हैं, यदि प्रारंभ में मान लेते हैं कि O px कीमत थी, तो ऐसी स्थिति में दूसरी वस्तु की जो मात्रा थी वो qy थी, किंतु अभी px यानी अक्ष वस्तु की कीमतें हैं वो बढ़ गई और बढ़कर O px1 हो गई। ऐसी स्थिति के अंदर उपभोक्ता ने जो स्थानापन्न वस्तु थी उसकी मात्रा को भी बढ़ा दिया और OQY1 कर दिया। इसका विपरीत भी अपन देखें, यदि घटेंगी तो दूसरे की मात्रा है वो घट जाती है। तो विद्यार्थियों ये ध्यान रखना है आपको कि स्थानापन्न वस्तुओं की स्थिति के अंदर मांग वक्र है वो धनात्मक ढाल का होता है, जबकि पूरक वस्तुओं की स्थिति के अंदर जो मांग वक्र है वो ऋणात्मक ढाल का होगा। इसके बाद हम बात करते हैं मांग व आय के बीच के संबंध की। तो इसलिए अपन कंडीशन ले रहे हैं आय व मांग के बीच संबंध। विद्यार्थियों यहाँ पे ये चीजें आप ध्यान रखें कि इस सिचुएशन में बनने वाले वक्र को अपन क्या कहेंगे, आय मांग वक्र भी कहते हैं। और चूंकि ये आय मांग वक्र का जो विश्लेषण था वो प्रोफेसर एंजल के द्वारा किया गया था, इसलिए इनको एंजल वक्र भी कहा जाता है। तो परीक्षा में ये पूछा जा सकता है कि एंजल वक्र किसको कहते हैं, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जो आय मांग वक्र होता है उसी को हम एंजल
वक्र कहते हैं। अब अपने को यहाँ देखना है कि एंजिल वक्र या आय मांग वक्र की प्रकृति कैसी होती है। जब हम आय के साथ मांग का संबंध देखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। अब यहाँ पे विद्यार्थियों ध्यान दें कि अन्य चर सारे कांस्टेंट यदि मान लिए जाएं और आय में यदि परिवर्तन होता है और वो बढ़ जाए, मान लीजिए कि मेरी आय पहले 100 रुपए थी, वस्तु की जो कीमतें थी वो 10 रुपए थी, ये मेरी इनकम थी, तो मैं क्वांटिटी है वो कितनी खरीद रहा था, 10 खरीद रहा था। अब जो कि प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, लेकिन मेरी आय पहले की अपेक्षा अब बढ़कर कितनी हो गई है, I1 150 रुपए हो जाए, 150 हो गई, लेकिन प्राइस चेंज नहीं हो रही। तो ऐसी स्थिति में मैं क्या कर दूंगा, क्वांटिटी को बढ़ा दूंगा। अर्थात यहां ये ध्यान दें कि आय बढ़ती है तो ऐसी स्थिति में वस्तु की मात्रा है वो क्या मांग है वो बढ़ती है, और आय यदि घटती है तो ऐसी स्थिति के अंदर मात्रा है वो भी घटती है। तो इस अवस्था के अंदर यदि हम ग्राफ बनाएंगे तो अक्ष पे वस्तु की मात्रा हम ले रहे हैं, y अक्ष पे हम उपभोक्ता की आय को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो आय बढ़ रही है तो मात्रा बढ़ रही है, और आय घट रही है तो मात्रा घट रही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो एंजिल वक्र होगा या आय मांग वक्र होगा वो धनात्मक ढाल का होता है, और जो अपने को बताता है कि यदि आय बढ़ जाती है और बढ़कर y1 हो जाती है तो क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, और आय यदि घटेगी तो ऐसी स्थिति में क्वांटिटी भी घट जाएगी। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी मैं विशेष चर्चा आपसे करूं, वो ये कि आय का संबंध है वो वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करेगा। ऐसा नहीं है कि सभी वस्तुओं के अंदर आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, किंतु ये चीज उस समय सत्य है जब वस्तु की प्रकृति सामान्य प्रकार की, यानी सामान्य वस्तु होगी तो ये नियम निश्चित रूप से काम करेगा। किंतु यदि कंडीशन चेंज हो जाती है और हम कहें कि प्रतिष्ठामूलक वस्तु आ गई, विलासितापूर्ण जीवन जीने वाली वस्तुएं आ गई, तो देखिए यहां पे जो प्रतिष्ठामूलक वस्तुएं हैं वो आय बढ़ने के साथ उनकी मांग बढ़ती है। अर्थात ये प्रतिष्ठामूलक वस्तुओं की स्थिति में भी ये चीज लागू होगी कि उनकी आय बढ़ेगी तो उन वस्तुओं की मांग है वो निश्चित रूप से बढ़ेगी। किंतु यदि वस्तुएं हीन होंगी या घटिया कहते हैं हम, घटिया प्रकृति की वस्तुएं होती हैं तो ऐसी स्थिति में फिर ये नहीं, अर्थात वस्तुएं घटिया या हीन प्रवृत्ति की हुई तो यदि उपभोक्ताओं की आय बढ़ती है तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता उस वस्तु विशेष की मांग को क्या करता है, कम कर देता है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि हीन वस्तुओं की स्थिति में जो एंजिल वक्र होगा वो ऋणात्मक ढाल का होगा, क्योंकि यहां पे आय जैसे जैसे बढ़ती है एक उपभोक्ता की, उसके साथ साथ हीन वस्तुओं की स्थिति के अंदर वो इसकी क्वांटिटी को बढ़ाएगा नहीं, जबकि ये इनकी क्वांटिटी को क्या कर देता है, घटाएगा। वो घटाएगा इसलिए क्योंकि हीन प्रवृत्ति की जो वस्तुएं होती हैं उनकी जगह जो उपभोक्ता होता है वो किसी न किसी दूसरी वस्तु को अल्टरनेट के रूप में यूज करने लगता है। जिसका एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं कि मोटे अनाज पहले खाद्यान्न के रूप में बाजरा और जवार मक्का आदि का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन वर्तमान में ये नगण्य के बराबर या बहुत कम मात्रा के अंदर हो गया। इसकी वजह यही है क्योंकि लोगों की आय बढ़ी तो उसके साथ साथ दूसरे जो खाद्यान्न थे उनकी उन्होंने डिमांड बढ़ा दिया, उन्होंने श्रेष्ठ मान के उनका उपभोग करना स्टार्ट कर दिया और इनको हीन मान के उनका उपभोग कम कर दिया। अर्थात आय स्तर के साथ साथ उन्होंने अपने जीवन स्तर को उच्च बनाने के चक्कर के अंदर इन चीजों की डिमांड है वो आय के साथ साथ कम करने लग जाते हैं। इसके बाद उपभोक्ता की पसंद की हमने चर्चा की थी। क्या रुचि की हम बात करें तो रुचि है
वो भी स्वाभाविक रूप से डिमांड को प्रभावित करती है। यदि रुचि अपने को किसी वस्तु विशेष को प्राप्त करने में होगी तो ऐसी स्थिति में हम उसकी अतिरिक्त इकाइयां खरीदने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि हम उस वस्तु को क्या कर रहे हैं, पसंद करते हैं। जबकि अपनी रुचि किसी वस्तु विशेष में नहीं हो, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो सकती है या उसकी प्राइस घटे चाहे बढ़े, उससे वो अपने को कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि अपनी रुचि उसको खरीदने में नहीं है तो हम घटी हुई प्राइसों पर भी उसको अधिक मात्रा में नहीं खरीदेंगे। जबकि यदि अपनी रुचि हुई किसी वस्तु में तो उसकी प्राइसें बढ़ती हैं तो भी उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। यदि अपनी उसके अंदर रुचि है तो हम उसकी अतिरिक्त इकाइयां ही प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा हमने जो चर्चाएं थी वो अपन पहले के जो अपन ने वीडियो बनाए हैं उस वीडियो के अंदर भी कर चुके हैं। जैसे भविष्य में उपभोक्ता की जो प्रत्याशाएं हैं कीमत के प्रति कि भविष्य में कीमतें बढ़ेंगी, तो आज वो स्टॉक करेगा, तो आज चाहे प्राइसें थोड़ी सी बढ़े तो भी वो, क्योंकि उसको अपेक्षा है कि भविष्य में आज से भी ज्यादा प्राइसें बढ़ेंगी, तो वो बढ़ती हुई प्राइसों पर भी अतिरिक्त मात्रा में वस्तु की मात्रा को प्राप्त करने का प्रयास कर सकता है। जनसंख्या है वो यदि बढ़ती है तो भी डिमांड बाजार में बढ़ेगी। आय का वितरण यदि गरीबों में की ओर होता है तो निश्चित रूप से सामान्य वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाती है बाजार में, और यदि अमीरों की ओर होता है तो अमीरों वाली वस्तुओं की मांग है वो बाजार में बढ़ जाती है। विद्यार्थियों, इसके बाद हम चर्चा करते हैं मोटे रूप से जो एक महत्वपूर्ण पार्ट है कक्षा 12 के लिए, और इस बार मेरे को जहां तक संभावनाएं लग रही हैं क्योंकि कोविड के कारण जो अपना सिलेबस है वो काफी कम किया गया है, और सिलेबस में से जो अध्याय नंबर 2 था उसको हटा दिया गया है, और अध्याय नंबर 3 इस यूनिट के अंदर अध्याय नंबर 3, 4 को ही रखा गया है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये स्वाभाविक है कि इस अध्याय में से अपने को एक बड़ा क्वेश्चन मिलने की भी संभावना है जो 4 नंबर का हो सकता है, और 4 नंबर के लिए जो सबसे बड़ा क्वेश्चन इसमें से बनता है वो अब अपन इस पर चर्चा करते हैं, जिसके अंदर मांग मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन के रूप में अपन उसको लेते हैं। ये ध्यान रहे कि मांग मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन है वो दो प्रकार की अलग अलग परिस्थितियां हैं जिनके अंदर संभव होता है। क्योंकि मैं इस टॉपिक को कल अपन इसको अच्छे से ज्यादा करेंगे, लेकिन मैं अब चलते चलते थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं जिससे कि आप कल के अपना जो लेसन होगा उस लेसन के लिए आप प्रिपेयर रहें, और थोड़ा सा अपनी पाठ्य पुस्तक से भी इसको तैयार करने का प्रयास करें। जनरली से मैं एक दो चीजें बताता हूं, दो ही परिस्थितियां हैं, दोनों परिस्थितियां आपको इजीली समझ में आ जाएंगी कि मांग मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन कहते क्या है, कैसे होता है। तो देखिए दो चीजें अपन लेते हैं, मांग वक्र को ही, सॉरी मांग फलन को ही अपन यहाँ पे मैं फिर से दोहराता हूँ, छोटा सा मांग फलन ही ले रहा हूँ, पूरा नहीं ले रहा हूँ। जैसे px है, अक्ष वस्तु की मात्रा प्राइसें हैं, और y है, और बाकी अन्य को मैं एक बार नहीं ले रहा, मैं अन्य को इन्हीं के साथ ऐड कर देता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि कल हमने देखा कि फलन है, फलन में एक आश्रित चर होता है, एक स्वतंत्र चर होता है, या स्वतंत्र चर बहुत सारे होते हैं या आश्रित चर एक होता है। जैसे अभी अपने पास फलन होता है उसके अकॉर्डिंग अपन इसको परिभाषित करेंगे। यहां पर यदि हम जिस वस्तु की मांग की बात करते हैं और उसी वस्तु की कीमत की बात करें, और उस कीमत में परिवर्तन के कारण, यानी कि जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो अपन ये मान के चले कि मांग फलन क्या है, px है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें अपन क्या कह रहे हैं, कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। यदि इस अवस्था के अंदर कीमत में कोई भी परिवर्तन होगा, कोई भी, वो बढ़ेगी या घटेगी, और उसका प्रभाव जो भी इस मात्रा पे पड़ता है, तो इसके कारण जो मात्रा में परिवर्तन होता है उसको हम कहते हैं मांग मात्रा में परिवर्तन। तो मांग मात्रा में जो परिवर्तन होता है वो केवल एक ही मांग वक्र पर व्यक्त किया जाता है, जिसको हम मांग में विस्तार और संकुचन के रूप में देखते हैं। जैसे मान लीजिए पहली परिस्थिति लेते हैं मांग में विस्तार की, मांग में विस्तार।
चूंकि अपना कोई मांग वक्र अपने निर्मित करें, मान लीजिए प्राइस एन थी पहले पी, उस पे कोई क्वांटिटी अपन ले रहे थे, वो थी क्यू। अब प्राइस घट गई तो मात्रा पहले की अपेक्षा बढ़कर क्या होगी Q1 और ये P। इस अवस्था को हम कहते हैं मांग में विस्तार, क्योंकि यहाँ पे पहले की अपेक्षा मांग में क्या हो गया है, कीमत घटने के कारण, क्योंकि अन्य चरों को हमने क्या मान लिया है, यहाँ पर कांस्टेंट मान लिया है, और कांस्टेंट की स्थिति के अंदर प्राइसें कम हुई तो उससे मात्रा बढ़ी। ये इस साइड में गया है, क्वांटिटी है वो बढ़ रही है और प्राइसें यहाँ पर घटी, और प्राइस घटने के कारण देखिए चेंज कुछ नहीं हुआ, वक्र में कोई चेंज नहीं हुआ, वक्र पर ही पहले ई बिंदु पर था उपभोक्ता, अभी उपभोक्ता कहां आ गया, E1 बिंदु पर आ गया है, तो इसको हम कहते हैं मांग में विस्तार। अब इसका विपरीत लें, ये कंडीशन हमने ली कि कीमत कम हुई तो ये परिस्थिति आती है। अब यदि कीमत बढ़ जाती है तो पहले मान लिया कि भी कीमत थी अपनी वो P थी, तो क्वांटिटी Q थी और उपभोक्ता था वो E बिंदु पर था। अब प्राइसें बदल गई और बदलकर बढ़कर P1 हो गई, तो ऐसी स्थिति में क्वांटिटी है वो घटकर Q1 हो जाती है और उपभोक्ता है वो मांग वक्र के E1 बिंदु पर आता है, और इससे मांग वक्र में कोई परिवर्तन नहीं होता, मांग वक्र DD ही रहता है, किंतु उपभोक्ता पहले E बिंदु पे था और E बिंदु से अब खिसक के पीछे की साइड में चला गया और E1 पे हो गया, और जिसके कारण प्राइस बढ़ी और प्राइस बढ़ने के कारण क्वांटिटी में क्या हुई, कमी हुई। तो इसको हम कहते हैं मांग में संकुचन की स्थिति। अब ये मांग में संकुचन और विस्तार की जो स्थिति है वो तब होती है जब मांग फलन के अन्य सभी चर हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, किंतु उस वस्तु की जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी मांग का संबंध हम उस वस्तु की कीमत के साथ ही देख रहे हैं, अर्थात उस वस्तु की कीमत में कोई भी परिवर्तन होता है तो उसके कारण उपभोक्ता है उसके लिए मांग वक्र चेंज नहीं होता, एक ही मांग वक्र पर संचलन होता है। यदि प्राइसें घटती है तो उसके कारण क्वांटिटी बढ़ती है, उसको हम मांग में विस्तार कहते हैं, और यदि प्राइसें बढ़ती है तो उसके कारण मांग में कमी होती है, उसको हम मांग में संकुचन के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो पहली जो चीज थी इसके अंदर मांग में जो परिवर्तन की या मांग मात्रा में जो परिवर्तन की बात हम कर रहे थे वो उस समय लागू होती है जब उस वस्तु की कीमत का प्रभाव हम उस वस्तु की मात्रा के साथ संबंधित करते हैं। पहली चीज संभवतया क्लियर हुई होगी, मैं अपेक्षा आपसे करता हूं कि संभवतया आप इसको दोबारा से अपने पाठ्य पुस्तक से देखेंगे, और यदि कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप मेरे से फिर से पूछेंगे। अब नंबर 2 चर्चा करते हैं। पहला हो गया कि मांग मात्रा में परिवर्तन, जिसमें मांग में विस्तार और संकुचन की अपन चर्चा कर चुके। अब दूसरी कंडीशन आती है कि मांग वक्र में भी, यानी कि मांग में परिवर्तन होता है। मांग वक्र में परिवर्तन, या इसको हम कहते हैं मांग में कमी या मांग में वृद्धि। तो विद्यार्थियों यहां पे इस चीज को फिर से अपन यहीं से मांग से ही लेंगे। ये क्लियर होने के बाद अपन चर्चा करते हैं नंबर 2 कंडीशन की कि मांग वक्र में परिवर्तन होता है तो जिसको हम कहते हैं मांग में कमी और मांग में वृद्धि की स्थिति। तो ये कब लागू होगी? अब पहली कंडीशन अपन ने देखी कि मांग मात्रा में परिवर्तन था वो उस वस्तु की कीमत के कारण ही था। अब मान लीजिए कि कीमत को कांस्टेंट ही रहेगी, इस अवस्था में कीमत को क्या रहेगी, कांस्टेंट हो गई, और अन्य चर थे वो भी क्या रह गए, कांस्टेंट हो गए, किंतु आय थी उसका प्रभाव हम इसके साथ देखिए कि यदि उपभोक्ता के आय में परिवर्तन होता है तो अक्ष वस्तु की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब ऐसा होता है, या यूं कहें
कि कीमत को छोड़कर अन्य किसी भी चर के अंदर कोई भी परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन के कारण मांग पर जो भी प्रभाव पड़ेगा उसको हम मांग में कमी और मांग में वृद्धि के द्वारा व्यक्त करते हैं। और इस अवस्था के अंदर मांग वक्र पर संचलन नहीं होकर मांग वक्र खुद परिवर्तित हो जाता है। इसको अपन समझने के लिए सबसे पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है। तो सामान्य स्थिति के अंदर अपन मान के चलते हैं कि आय बढ़ेगी तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब इसी चीज को अपन ग्राफ पे व्यक्त करते हैं, क्योंकि अपन जो मांग वक्र के लिए ग्राफ यूज करते हैं उसमें x अक्ष पे मात्रा ले रहे हैं तो y अक्ष पे क्या ले रहे हैं, कीमत ले रहे हैं। अब कीमत पहले थी उतनी की उतनी है। जैसे मान लीजिए कि कोई मांग वक्र ये था और इस पे उपभोक्ता संतुलन की अवस्था के अंदर D मांग वक्र था और संतुलन की अवस्था में P और Q पर था, किंतु अब आय बढ़ रही है। ये तो प्रथम कंडीशन में जहां आय उसकी थी उस अवस्था के अंदर तो यहां पर था वो ई बिंदु पर, किंतु अब उसकी आय बढ़ी है तो इसका मतलब वो क्वांटिटी बढ़ा रहा है, केवल कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो वो चीज हमने पहले एग्जांपल में भी देखी कि मेरी आय 100 रुपए थी, कीमत 10 रुपए थी, ये चेंज नहीं हुई तो क्वांटिटी में ले रहा था 10। अब मेरी आय बढ़ी है लेकिन कीमत में कोई चेंज नहीं होता, मैं क्या ले रहा हूँ, क्वांटिटी ले रहा हूँ 15। अर्थात यहाँ पे उपभोक्ता है वो पहले की अपेक्षा क्वांटिटी क्या हो जाएगी, उसके लिए बढ़ जाएगी और ऐसी स्थिति में सामने उसके लिए परिवर्तित होगा, ई से इवन होगा। किंतु इसके साथ ही उपभोक्ता का जो मांग वक्र है वह भी दाहिनी साइड के अंदर विवर्तित होगा। और जब मांग वक्र अन्य चरों में परिवर्तन के कारण दाहिनी ओर विवर्तित हो जाता है तो उसको कहते हैं हम मांग में वृद्धि। अब यहां पे मैंने केवल अन्य चरों में से केवल आय को लिया, आप किसी भी चर को लेके इस चीज को प्रूव कर सकते हो, लेकिन कीमत तो आपको कांस्टेंट रखना है। बाकी किसी भी चर में आप किसी एक चर के अंदर परिवर्तन करके आप देख लें, उसके अंदर आपको मांग में वृद्धि इसी प्रकार से व्यक्त करनी होती है। और इसी प्रकार से होती है क्योंकि मांग वक्र पर संचलन जो होगा वो उस वस्तु की कीमत में होगा, कीमत के कारण नहीं होता, अन्य चरों के कारण केवल मांग वक्र बदलता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल अपन इसी में लें, ये बात होगी मांग में वृद्धि की। अब मांग में कमी जब होगी तो क्या होगा, उपभोक्ता की आय क्या होगी, पहले की अपेक्षा कम होगी। कंडीशन अपन इस पे लेंगे, x अक्ष पे अपनी है मात्रा, y अक्ष पे है वस्तु की कीमत। प्रारंभिक साम्य की स्थिति के अंदर उपभोक्ता था dd मांग वक्र पर, यहाँ प्राइस है P और क्वांटिटी Q, किंतु आय घट गई। आय घट गई, मान लो कि अभी पहले मेरी आय 150 रुपए थी तो 15 इकाई ले रहा था, अभी आय घटकर 100 हो गई तो अब कितनी इकाई ले रहे हैं, 10 इकाई, अर्थात पहले की अपेक्षा। तो मांग वक्र है वो बाईं ओर बढ़ेगा। पहले वो ई बिंदु पर साम्य में था, अब क्या हो जाएगा, E1 पे। और इस अवस्था के अंदर मांग है वो उपभोक्ता की पहले की अपेक्षा कम हो जाती है। तो इस अवस्था को हम कहते हैं मांग में कम। तो विद्यार्थियों आज केवल अपन इस लेसन का इतना ही पार्ट पढ़ेंगे। कल हम इसमें चर्चा करेंगे मांग के नियम, और मांग के नियम के लागू होने के कुछ कारण होते हैं, उन कारणों की कि जिसके कारण मांग का नियम है वो अप्लाई होता है। इस चैप्टर में संभवतः हम एक ही वीडियो और बना के इस चैप्टर को भी संभवतः फिनिश कर देंगे। अतः मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी जितनी आपके साथ में समस्याएं आती हैं वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे सेंड कर दें, जिससे कि मैं उन समस्याओं को आपको दोबारा से व्यक्त कर सकूं। और चलते चलते मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें, जिससे कि अन्य विद्यार्थियों को भी इसके अंदर सहायता मिल सके और विद्यार्थी इसका लाभ ले सके। और मैं भी इसके अंदर कोई यदि कमी रहती है तो आप मुझे सुझाव के रूप में प्रेषित करें, जिससे मैं इस कमी को दूर कर सकूं। धन्यवाद।